प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक मोटा मोटा डिस्कशन किया था कि एजुकेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन भावों को देखना चाहिए, इसके अलावा किन किन डिविजनल चार्ट्स को देखना चाहिए। तो भावों की हमने बात की थी कि सेकंड हाउस इम्पोर्टेंट होता है, वो संस्कार को रिप्रेजेंट करता है, जो हम घर पर सीखते हैं बचपन में उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फोर्थ हाउस आपकी सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम सुखभाव बोलते हैं। तो सुखभाव वो एजुकेशन में भी है, क्योंकि वहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और असली प्रेशर आता है आपका स्कूल एजुकेशन के बाद, मैट्रिक एजुकेशन के बाद, जब हम 11वीं 12वीं में चले जाते हैं या कॉलेज में चले जाते हैं। तो जो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है उसी चीज़ को। नाइन्थ हाउस जो हमारा है वो फिर हायर एजुकेशन को, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च एटसेट्रा, उसमें एट्थ हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन हाउसेस की हमने बात की थी। दूसरी बात आती है प्लैनेट्स आपको कौन से देखने हैं। आपकी कुंडली के एजुकेशन के जो दो मेन कारक प्लैनेट हैं वो मरकरी और जुपिटर है। मरकरी जिसे हम बुध बोलते हैं, बुद्धि का कारक ग्रह है, और जुपिटर बुद्धिमत्ता का कारक ग्रह है। तो एजुकेशन यदि प्रॉपर होगी उसमें जुपिटर का रोल बहुत बड़ा है। मरकरी एक आपकी उसको स्किल को बढ़ाता है, आपका शार्प माइंड रखेगा। मगर एजुकेशन के लिए केवल शार्प माइंड जरूरी नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ते उनका भी माइंड शार्प होता है, मगर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब पढ़ने के लिए जो उसको फोर्स करेगा या उसको समझ पैदा करेगा माइंड के अंदर, उसी को बुद्धिमत्ता बोलते हैं। बहुत लोगों के अंदर समझ में नहीं आती, तो उस समझ के लिए जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो बुध आपका बुद्धि मेमोरी वगैरह का कारक है, तो जुपिटर आपका बुद्धिमत्ता का कारक है। तो हमें एजुकेटेड होना है या सही रास्ते पर चलना है। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब कोई फॉर्मल डिग्री से भी नहीं है, ये मैं फिर से बता देता हूँ। क्योंकि हम आज से 100 साल पहले सभी अनएजुकेटेड होते थे, और फीमेल्स तो 99.9% को स्कूल के दर्शन ही नहीं होते थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर स्किल नहीं होती थी। एजुकेशन का मीनिंग सिंपली है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक फॉर्मल डिग्री से लेना देना नहीं, आपकी नॉलेज किस लेवल की होगी। तो आप विद्वान हो सकते हैं बगैर स्कूल कॉलेज गए हुए भी। तो यहाँ पर एजुकेशन का यही मीनिंग है, और इसी मीनिंग को आपने माइंड में रख के चलना है। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें कहोगे कि ये तो 8 तक भी नहीं पढ़ा है, 10 तक भी नहीं पढ़ा है, वो किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो आप उसकी फॉर्मल डिग्री नहीं है, मगर उसका जो विवेक है या उसकी बुद्धि है वो उस लेवल की है। उस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन को फॉर्मल डिग्री से सेपरेट करो। एजुकेशन का मतलब किसी तरह की कोई डिग्री नहीं होती, आप किस फील्ड में कितने जानकार हो। आपके घर में जो राजमिस्त्री काम करने आता है वो किसी भी आर्किटेक्ट या किसी भी सिविल इंजीनियर से कई गुना ज़्यादा जानता है। सिविल इंजीनियर को उसके मुकाबले कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि वो राजमिस्त्री का काम 24 घंटे यही होता है। उसने पता नहीं कितनी बिल्डिंग बनाई होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें उसे पता होती हैं। मगर एजुकेशन के लेवल पर बात करोगे तो उसको, वो अनएजुकेटेड भी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तक पढ़ा होगा, इस तरीके से होगा। तो हमें क्या है कि जो एजुकेशन का यहाँ पर मतलब है, उस फील्ड की किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कितनी जानकारी है। अब आज की क्लास में जो मैं इनिशियली बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि ब्रेक इन एजुकेशन को हम कैसे देखते हैं। तो आप किसी भी चीज के रिजल्ट को जिन भावों से देखते हो, उन्हीं भावों से उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को हमें देखना चाहिए। हम एजुकेशन को देखते हैं दूसरे, चौथे, पांचवें, नवें, आठवें भाव से। तो एजुकेशन में ब्रेक को भी इन्हीं भावों से देखा जाएगा, इन्हीं भावों के लॉर्ड से देखा जाएगा। यदि ये भाव और इनके लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, बुध और जुपिटर अच्छी स्थिति में है, तो आपकी एजुकेशन अच्छे सिरे से चलेगी, आप अच्छे एजुकेटेड होंगे। डिविजनल चार्ट में भी यदि कॉम्बिनेशंस बेटर बन रहे हैं, मगर ये इनमें से कोई भी भाव पीड़ित हो गया तो आपकी एजुकेशन सफर करेगी डेफिनेटली। अब पीड़ा कौन डालता है? पीड़ा डालेगा उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस, किसी भी भाव के ऊपर या उसके लॉर्ड के ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस, राहु केतु का एक इन्फ्लुएंस। केतु एक एक्चुअली डिटैच करने वाला प्लेनेट होता है। केतु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको इनिशियली एक नाड़ी सूत्र बता देता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र है ब्रेक इन एजुकेशन का। जब भी जुपिटर से त्रिकोण के अंदर 5वें और 9वें भाव के अंदर केतु प्लेस्ड होता है, तो वो ब्रेक इन एजुकेशन देता है। ये नाड़ी का सूत्र है। हालांकि कोई भी सूत्र एस्ट्रोलॉजी में कभी भी परफेक्टली नहीं लगते। मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल भी दे दूंगा जिनके अंदर ये सूत्र लगा है, और ऐसे भी एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें सूत्र नहीं लगा है। मगर ये नाड़ी का सूत्र है। जब भी जुपिटर आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा है, उससे 5वें और 9वें भाव में यदि केतु है,
तो वो आपकी एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको हम त्रिकोण स्थान बोलते हैं। सिमिलरली आपकी कुंडली के अंदर ब्रेक इन एजुकेशन के मैं बेसिकल आपको इनिशियली जनरल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जो आपके काम आएंगे, बाद में मैं लिखे हुए कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा अभी, जो ना आपको याद रहेंगे ना काम आएंगे। तो काम आने में आपको सिंपल बेसिक ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका फोर्थ और फिफ्थ हाउस में केतु का यदि प्लेसमेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस जो कि एजुकेशन के मेन हाउस है, फोर्थ हाउस में है तो वो मैट्रिक एजुकेशन तक डिटैच रखेगा, ये नहीं कि वो नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। वो पर्सन का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा उस फील्ड में एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में थोड़ा कम रहेगा। पांचवें भाव में जिसके केतु है तो वो आपका 10th तक तो ठीक पढ़ के जाएगा, मगर जैसे ही वो कॉलेज या ग्रेजुएशन में जाएगा तो वो पढ़ाई से लिंक्ड चीजों से अपना डिटैच होना शुरू हो जाएगा। नवें भाव के अंदर जिसके भी केतु है तो वो भी उसको डिटैच करेगा। इसी तरीके से राहु का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राहु का क्या रोल होता है कि आपके यदि चौथे भाव में राहु है, पांचवें में राहु है या नवे में राहु है, वो आपको इल्यूजन में लेकर आएगा। मतलब आप जो कर रहे होगे उससे वो डाइवर्ट करेगा। वो सोचेगा मैं सपोज साइंस कर रहा हूं तो मुझे साइंस नहीं करनी चाहिए, मुझे कॉमर्स करनी चाहिए, उसको भ्रमित करके रखेगा। या फिर उसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, ज्यादा है तो उसको कम करके उसको समझाएगा। जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलिबर है मगर वो उसको ये फील कराएगा राहु की नहीं तेरे अंदर इस चीज का कैलिबर नहीं है, तो अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा। या उसके अंदर कैलिबर ही नहीं है, उसके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है। एक 10th में एक स्टूडेंट है नॉर्मल और वो उसके माइंड में बिठा देगा कि तुम्हारा आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो सकता है और वो उसी तरीके से लग जाएगा, और लग जाएगा तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा और उसकी सारी 2 साल की मेहनत भी खराब जाएगी। उसको वो कहेगा तुम ड्रॉप कर दो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ और तैयारी करो, कोचिंग लेकर कहीं तैयारी करो। वो कोचिंग लेकर तैयारी करेगा मगर क्योंकि उसके अंदर उस लेवल का कैलिबर नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर वो पता है ड्रॉप इन कैसे कराएगा। मैं 11th 12th की बता रहा हूँ और ये बहुत सारों की कुंडली में आप देख लेना, वो उसके माइंड में बिठा देगा कि मैं 1 साल ड्रॉप करूंगा तो मेरा आईआईटी में हो जाएगा, 1 साल ड्रॉप करूंगा तो मैं जेई मेंस क्लियर हो जाएगा, 1 साल ड्रॉप करूंगा तो मेरा नीट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें ये राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, वो उसके माइंड में बिठा देगा। यदि उसके अंदर कैलिबर नहीं होगा तो ड्रॉप करने से हर एक लोगों का नहीं होता, ड्रॉप करने के बाद भी 1% लोगों का भी नहीं होता। 99% लोग ड्रॉप करके अनसक्सेसफुल होते हैं, फिर उनका 1 साल भी खराब होता है। और साल खराब होने, दिस इज ब्रेक इन एजुकेशन। मतलब वो सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, उसका मरकरी भी अच्छा है, उसका जुपिटर भी अच्छा है, माइंड भी ठीक है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता भी है, मगर जब राहु ने क्या किया कि उसकी एजुकेशन में ब्रेक ला दिया। इसी तरीके से लोग ब्रेक करते हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया। अब ब्रेक इन एजुकेशन क्या है, देखिए ब्रेक इन एजुकेशन है आपने बीटेक किया, इसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो एमएस की तैयारी करूंगा या एमबीए की तैयारी करूंगा, कैट की तैयारी करूंगा, तो मैं कोई जॉब ज्वाइन नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। तो वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है। दैट इज ऑल्सो ब्रेक इन एजुकेशन, क्योंकि वो 1-2 साल जब तैयारी करेगा तो उस ड्यूरेशन के अंदर उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई। इसके बाद यदि उसका सिलेक्शन होगा तो वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, अदरवाइज उसकी वो परमानेंट ब्रेक इन एजुकेशन बनी रह जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में जब वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपना टाइम किसी भी वजह से कर रहा है, बेटर वे में कर रहा है, यूपीएससी भी तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी की 1-2-3 साल आपने तैयारी की, इसके बाद लगा कि प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तब आप क्या सोचोगे कि कोई फायदा नहीं है, इसमें होने वाला नहीं है, तब आप भटकोगे। इसके बाद आप किसी और डायरेक्शन में जाओगे, फिर एमबीए करने की सोचोगे, तो आपका 2-3 साल का ब्रेक हो गया। अब इस ब्रेक में किसका बहुत बड़ा रोल है? इस ब्रेक में रोल है आपका बुद्धिमत्ता और आपके राहु का, इल्यूजन का। आपके माइंड के अंदर आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हो कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है। एक हम अनसक्सेसफुल होते हैं जब हमें कैपेबिलिटीज अपनी पता है कि हम ऑलवेज ब्रिलियंट रहे हैं, हमने आईआईटी भी क्रैक किया है, इसके बाद हम सब जगह वहां पर भी टॉपर रहे हैं, अब हम सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमबीए की आईएम की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ में आता है। मगर हमें पता है कि हमारा 12th तक भी लेवल काफी नॉर्मल रहा है, ग्रेजुएशन भी ऐसे ही नॉर्मल वे में किया, और इसके बाद हम सोचते हैं कि हम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। आपके दिमाग के अंदर जो ये विचार लेकर आएगा ये राहु लेकर आएगा मेनली, क्योंकि जब तक आपका पूरा अच्छा नहीं है आपका, तो होने की पॉसिबिलिटी आगे जाकर हायर एग्जाम में उतनी ही कम होती है।
तो आप जो भी टाइम दे रहे हो वो आपका ब्रेक इन एजुकेशन का कॉज है। तो ब्रेक इन एजुकेशन जब भी आपको कुंडली में देखनी हो तो आपका फिफ्थ हाउस मान लीजिए आफ्टर ग्रेजुएशन 10 तक तो आजकल सभी पढ़ लेते हैं। कॉलेज के टाइम पर यदि जो भी ब्रेक हो रही है कि आपके इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेजों में करवा देते हैं, वहां उनसे पेपर्स क्लियर नहीं होते और वो वहां पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसमें आपका फिफ्थ हाउस पीड़ित होगा, फिफ्थ लॉर्ड पीड़ित होगा। अब पीड़ित किस तरीके से हो सकता है फिफ्थ हाउस? आपका एट्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर बैठ जाए। अब जिसका एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर बैठा हुआ है वो फिफ्थ हाउस को खराब करेगा। अब एट्थ लॉर्ड किस तरीके का लॉर्ड है ये देखना पड़ेगा आपको। एट्थ लॉर्ड वो नेचुरल यदि बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक है, वैसे वो एट्थ लॉर्ड है तो वो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम करेगा। मगर वो आपका फंक्शनल मेलिफिक है, लाइक मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, एट्थ लॉर्ड है तो वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन को प्रॉब्लम करेगा, एजुकेशन को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम शायद ना भी करे। तो एट्थ लॉर्ड पांचवें भाव के अंदर आ गया। आपका मेनली एजुकेशन को आज की डेट में मैट्रिक तक की एजुकेशन तो कोई एजुकेशन मानी ही नहीं जाती, सभी पढ़ ही लेते हैं। मेनली आके दिक्कत आती है आपकी कॉलेज और उससे हायर एजुकेशन के बीच में, वहीं पर ब्रेक होता है। 10th के बाद ब्रेक होता है या तो 12th के बाद या कॉलेज के बाद ब्रेक होता है। तो आप पांचवें भाव पर फोकस करें। फिफ्थ हाउस पर क्या फोकस करना है कि फिफ्थ हाउस को देखिए, यदि फिफ्थ हाउस आपका पीड़ित है, पीड़ित अफ्लिक्टेड फिफ्थ हाउस, पीड़ित कैसे होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यह राइज होता है कि हम उसको पीड़ित कब माने पांचवें भाव को। किसी भी भाव को पीड़ित मानने के जो सिंपल कंसेप्ट हैं वो यह होते हैं उस भाव के अंदर आपके दो स्थानों के स्वामी आकर बैठ जाएं, 6th 8th 12th लॉर्ड पांचवें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, वो पीड़ित हो जाएगा। वहां पर कोई भी नीच का ग्रह आकर बैठ जाए वो पीड़ित हो जाएगा। 6th 8th 12th लॉर्ड का किसी भी तरीके का एस्पेक्ट आ जाए तो भी वो कुछ हद तक पीड़ित हो जाएगा भाव। इसके साथ साथ यदि वो भाव पाप कर्तरी में आ जाए, उसको दोनों तरफ फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट आ जाए तभी भी वो भाव पीड़ित हो जाएगा। पांचवा भाव आपका पीड़ित हो गया। अब भावेश पीड़ित हो जाए आपका, वो भी ब्रेक इन सर्विस देगा, वो ब्रेक इन एजुकेशन दे देगा। भावेश कौन सा हुआ? फिफ्थ लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड किस तरीके से पीड़ित हो सकता है कि फिफ्थ लॉर्ड आपका छठे भाव में चला जाए, आठवें भाव में चला जाए, 12वें भाव में चला जाए। एट्थ हाउस सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, जो मेरा वैसा एक्सपीरियंस है उसमें कि फिफ्थ लॉर्ड आठवें भाव में जाकर बैठ गया तो वो जरूर ब्रेक इन सर्विस देगा, आपको पता नहीं चलेगा मगर वो देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड आपका पाप कर्तरी में हो जाए, फिफ्थ लॉर्ड का किसी भी तरीके का एसोसिएशन 6th 8th 12th लॉर्ड से हो जाए, फिफ्थ लॉर्ड आपका नीच का हो जाए, फिफ्थ लॉर्ड राहु केतु से ग्रसित हो जाए किसी भी तरीके से, तभी भी आपका वो ग्रेजुएशन या जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल पर ब्रेक इन वो देगा आपका। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके अंदर मैं एक्चुअली इसके रिटर्न वो आपको दिखाऊंगा। मैंने जो बताना है तो वो तो बता ही दिया है, पर अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और फिर मैं एक कुंडली लगाकर बताऊंगा जिसके अंदर बिल्कुल ब्रेक इन एजुकेशन नहीं नजर आएगी मगर हुई है और उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों हुई है। तो ब्रेक इन एजुकेशन के जो की फैक्टर्स हैं दैट इंडिकेट ब्रेक इन एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन के मैंने अभी लेवल्स बताए थे आपको, अलग अलग होते हैं कि हम मैट्रिक तक पढ़ रहे हैं, इसके बाद कॉलेज और इसके बाद उससे भी हायर एजुकेशन। तो की फैक्टर दैट इंडिकेट ब्रेक इन एजुकेशन इन जनरल मैं बता ही चुका हूँ, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ एजुकेशन भी इसको बोला जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इसे मेन हाउस मानते हैं, वैदिक में भी इसको हम मानते हैं। तो फोर्थ हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फॉर्मल एजुकेशन को, नॉलेज को, लर्निंग को। इस पर किसी भी तरीके का फोर्थ हाउस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो, फोर्थ हाउस किसी भी तरीके से आपका एफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, तो एजुकेशन में आपकी प्रॉब्लम आएगी टिल मैट्रिक आप मानकर चलें। फोर्थ हाउस का एफ्लिक्शन किस तरीके से माना जाएगा? जब भी इस पर मेलिफिक प्लेनेट लाइक सैटर्न, राहु, केतु या मार्स का एस्पेक्ट हो जाए फोर्थ हाउस पर, तो वो हर्डल्स क्रिएट करेगा एजुकेशन के अंदर। ये डिले क्रिएट करेगा या टेम्परेरी ब्रेक्स प्रोवाइड करेगा यदि फोर्थ हाउस पर आपका सैटर्न, राहु, केतु या मार्स का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो।
तो वो आपको कुछ ना कुछ ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है। मगर साथ ही यदि कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी होगा तो वो उस ट्रबल्स को रिड्यूस कर देगा, या हो सकता है आपको ट्रबल्स ना आए, केवल इतना ही आए कि आपके मार्क्स में वेरिएशन आ जाए, कभी आपके रिजल्ट बहुत अच्छे ना आए और कभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, यदि दोनों तरीके का इन्फ्लुएंस फोर्थ हाउस पर हो रखा है। मतलब बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी है, मेलिफिक इन्फ्लुएंस भी है, तो आप उससे निकल जाएंगे, कोई ब्रेक इन आपका एजुकेशन नहीं होगा। मगर यदि सैटर्न, राहु, केतु और मार्स ओनली मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रबल्स क्रिएट करेगा, और हो सकता है कुछ टेम्परेरी ब्रेक दे दे, किसी भी वजह से दे सकता है वो। कि वो प्लेनेट किस भाव का लॉर्ड है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। कई बार हमारी एजुकेशन में ब्रेक आता है कि पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया कहीं पे, कोई जो एब्रॉड रहते हैं कंट्री चेंज करना पड़ गया, उस तरीके से ब्रेक आ गया, कुछ ना कुछ वो ब्रेक दे देगा। वीक और एफ्लिक्टेड फोर्थ हाउस लॉर्ड, यदि फोर्थ लॉर्ड भी वीक हो जाए, अभी जैसे हमने बताया, तो वीक का यहां पर मतलब हो गया वो नीच का हो जाए, कंबस्ट हो जाए और मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए, तो वो भी आपका इनकंसिस्टेंसी इन एजुकेशन या ब्रेक इन एजुकेशन दे सकता है अप टू मैट्रिक लेवल। तो जब भी हमें मैट्रिक लेवल तक देखना है तो आपको फोर्थ हाउस को प्रॉपर देखना है, फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड को। फिर आता है हमारा फिफ्थ हाउस। ये वैसे इंटेलिजेंस एंड लर्निंग का होता है। कोई भी लर्निंग, किसी भी तरीके की जो लर्निंग हम कर रहे होते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये भी फिफ्थ हाउस ही है। एनी काइंड ऑफ लर्निंग आप जो भी कर रहे हो उसमें फिफ्थ हाउस का रोल होता है, साथ साथ एक दूसरे हाउस का रोल हो सकता है। जैसे आपको हॉबीज के लिए कुछ लर्निंग कर रहे हो तो वो आपका उसमें थर्ड हाउस का भी रोल हो जाएगा, फिफ्थ का भी हो जाएगा, नाइन्थ का भी हो जाएगा। नाइन्थ हाउस इज एड ऑन एजुकेशन भी होता है। नाइन्थ हाउस एड ऑन एजुकेशन ऐसा होता है, जैसे मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है, अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं सोचता हूँ कि नहीं यार कुछ और कर लेना चाहिए, तो मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी भी कर ली साथ में, तो एड ऑन एजुकेशन होगी मेरे फील्ड में। फिर मैंने सोचा मैं बीएनएन कर लेता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी कर लेता हूँ, तो वो मेरा एड ऑन एजुकेशन हो गया। वो आपका नाइन्थ हाउस एड ऑन एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन के साथ साथ। जब भी हम कोई एक्सपर्टाइज चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर कि ये चीज मैं और कर लेता हूं, दैट इज द नाइन्थ हाउस, जिसका कोई वैसा रेलिवेंस नहीं होता, केवल मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो चीज कर रहा हूं वो नाइन्थ हाउस है। तो द फिफ्थ हाउस गवर्न इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स। ये सेकेंडरी हाउस ऑफ एजुकेशन भी माना जाता है। डिसरप्शंस इन द फिफ्थ हाउस एक्चुअली आपकी कॉन्सेंट्रेशन को खराब करेंगे और इसी वजह से आपका ब्रेक इन एजुकेशन होगा। कंसंट्रेशन के अंदर सभी कंपोनेंट आ जाते हैं। एक तो ये कंपोनेंट आ जाता है आपको डबल माइंड कर देगा यदि फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है। बहुत सारे लोग डबल माइंडेड बहुत सारे होते हैं। ट्वेल्थ के बाद बहुत पेरेंट्स को ये होता है कि इसको हम इंजीनियरिंग कराएं, इसको हम एमबीए कराएं, इसको हम बीबीए कराएं, इसको हम क्या कराएं, इसको हम ग्रेजुएशन कराएं, यहां से कराएं वहां से कराएं। और उसमें वो क्या होता है कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो कहीं करने गए, वो जगह उन्हें पसंद नहीं आई, इसके बाद वो ब्रेक ओके एक साल, फिर कोई दूसरी कोर्स में वो एडमिशन लेते हैं आकर। इस तरीके से ब्रेक इन एजुकेशन हो जाती है फिफ्थ हाउस की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि उसके मेंटल स्टेटस या कंसंट्रेशन लेवल, फोकस में कमी की वजह से भी ब्रेक होता है। एफ्लिक्टेड फिफ्थ हाउस लॉर्ड, तो एफ्लिक्शन अभी मैंने बताया, ये भी फोकस, लैक ऑफ फोकस करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डिसइंटरेस्ट इन एजुकेशन क्रिएट करेगा यदि फिफ्थ लॉर्ड भी आपका एफ्लिक्टेड है। ये तीन ही कॉज होते हैं आपके। लैक ऑफ फोकस, आपका फोकस में कमी होगी, कंफ्यूज्ड है आप क्या करूं क्या नहीं करूं, सबसे बड़ा एरिया यही है। जो भी मेरे पास एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी के जितने भी केस आते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूं और बहुत अलग लेवल पर बहुत बचपन से जुड़ा हुआ एजुकेशन से, आईआईटी वगैरह इनकी मैं तैयारी कराता हूँ स्टूडेंट्स को और बहुत तरीके की तैयारियां कराता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके की इतनी ज़्यादा वो आती है क्वेरीज कि वो स्टूडेंट ये पूछते हैं पेरेंट्स की इसको अब हम क्या कराएं ट्वेल्थ के बाद। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है 80%, 5% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना एरिया खुद कर लेते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, उनका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है, जो भी उनकी ख्वाहिश होती है ट्वेल्थ के बाद। जो साइंस वाले हैं आईआईटीज या जेईई मेंस, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, निकल गया अच्छी कॉलेज के अंदर। किसी ने आपका नीट क्वालिफाई करना है वो नीट साइड में चले जाते हैं, जिसने लॉ करना है वो लॉ साइड में चले जाते हैं, जिनका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होता है। अब वो स्टूडेंट को दिक्कत होती है जो आपका आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नहीं हुआ,
अब नहीं हुआ, इसके बाद वो कहीं भी नहीं हुआ, ग्रेजुएशन करना नहीं है तो कॉलेजेस, आपकी प्राइवेट कॉलेजेस इतनी घटिया घटिया हैं, करोड़ों लाखों रुपए फी ले लेती हैं, 5-5 6-6 लाख रुपए, जहाँ पे कुछ भी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और इसके बाद कोई प्लेसमेंट नहीं होता। अब उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इसे हम ग्रेजुएशन कराएं, इसे हम ड्रॉप कराएं, इसको इस कॉलेज से इंजीनियरिंग कराएं, उस कॉलेज से इंजीनियरिंग कराएं। तो वहां पर ये आपका फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें उसको प्रॉपरली एनालाइज करना आना चाहिए, प्रॉपरली इस तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। हमारी एक एस्ट्रोलॉजर का ये सबसे बड़ा काम है कि हम जो भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम अपने लिए अर्न कर रहे हैं, वो कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारा एक बहुत मेहनत वाला काम है ये जितने में आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो उतने में तो आप 10 बार एमए वगैरह कर सकते हो, इतनी ज़्यादा वास्ट है एस्ट्रोलॉजी। तो आप कर सकते हो, मगर आप उसको यदि सही सलाह दे सकते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही सलाह का आपने रोल देखना है इसके अंदर फिफ्थ हाउस का। इसके मैं इसी कड़ी में बताऊंगा कि हम उसको क्या रेमेडीज भी दे सकते हैं। थर्ड वन यहाँ पर रोल आता है मरकरी का, प्लेनेट ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। मैंने दो भाव बताए। तो मरकरी एक्चुअली गवर्न करता है इंटेलेक्ट को, कम्युनिकेशन को भी गवर्न करता है, मगर क्योंकि एजुकेशन में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। लर्निंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज है, और एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय पर। और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो सबसे बड़ा काम ही एनालिटिकल स्किल्स है। एस्ट्रोलॉजर्स में, हम एस्ट्रोलॉजर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, मैं एजुकेशन के हिसाब से ही बता रहा हूँ, कि पढ़ बहुत सारी चीजें लेते हैं, जो आचार्य वगैरह का कोर्स करते हैं, कहीं से भी कर लीजिए, उन्हें दुनिया जहां की सारी चीजें बता दी जाती हैं, मगर वो एनालिटिकल स्किल का पार्ट ये है कि उन्हें इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। वर्षफल भी पढ़ लिया, सडबल भी पढ़ लिया आप, और सारी जेमिनी भी पढ़ ली, इसके बाद कोई केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली, और सारी चीजें पढ़ पढ़ा के इसके बाद जब कुंडली सामने आएगी तो उसमें आपने वर्षफल भी लगा लिया, केपी भी लगा ली, बट नाउ हाउ टू कंक्लूड, कैसे कंक्लूड करना है। तो ये पार्ट है एनालिटिकल स्किल का, और इसलिए मरकरी को एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट भी माना जाता है। जिसका मरकरी स्ट्रांग होता है उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, और एनालिटिकल स्किल्स होती हैं तो वो पर्सन रास्ता ढूंढ लेता है कि मुझे किसी काम को किस तरीके से प्रॉपरली करना है, क्या स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। तो जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स की कमी होती है, मरकरी जिसका वीक होता है, वो भी सफर करता है, ब्रेक इन एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एन अफ्लिक्टेड मरकरी कैन कॉज प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी एंड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज, लीडिंग टू एजुकेशनल सेटबैक्स। जितने भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो मैं एस्ट्रोलॉजी को ही लेकर चल रहा हूं बिकॉज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, और हम सारे यहां पर हैं, वो ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है कि हम तो प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं पाते। अब कर नहीं पाते, वो इसका यहां पर जो मैंने बताया, देखिए, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी। उन्हें क्लियर ही नहीं है कि ये चीज ही नहीं पता है कि आप जब तक शुरू नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी करने का कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, कोई लिख के नहीं कर सकता। दुनिया में किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। आप ये नियम जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर जाओगे। तो किसी को नहीं आती तो कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तैर तभी सकते हो जब पानी के अंदर कूदना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें आपको तैरना सीखना पड़ेगा। आप पढ़ के तैयारी करके बैठे हुए किनारे पर, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं, आप 100, 50, 2500 कुंडलियां नहीं देखोगे, तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी आ नहीं सकती। तो कुंडली आप देखना शुरू करें, और उसमें देखने का मतलब ये नहीं कि आप सरसरी नजर से देखें, उस पर थोड़ा फोकस करें, आप सीख जाएंगे। तो ये मेंटल क्लैरिटी आएगी उसके अंदर। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज, ये भी पार्ट है यहाँ पर। सभी जगह पर जो मरकरी वीक होता है तो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, उसको कोई बात बताई जाती है वो उसको एब्जॉर्ब जल्दी से कर नहीं पाता। मतलब अंदर की जो गूढ़ बातें हैं उन्हें समझने में दिक्कत आती है। वो हमेशा वर्ड्स पे चलता है। वर्ड्स पे चलने का मतलब है मारक। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मारक वर्ड सुन के ही मैंने कितने ही लोगों को देखा है जिन्हें मैं बहुत नॉलेजेबल मानता हूं, वो मारक को मारक ही मान लेते हैं। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज। उसको अंडरस्टैंड हम कर ही नहीं रहे हैं। मारक को आप मारक मान रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर आपका मरकरी वीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझे। मारक, क्योंकि मारक होता नहीं है, उसका एक मतलब केवल बता रखा है कि जब आपकी मौत आएगी तो ये प्लेनेट आपको मारक का रोल प्ले कर देता है। उससे पहले उसके लिए मारक वर्ड यूज करना ही पाप है। वो मारक होता ही नहीं है उससे पहले। वो उससे पहले 7th लॉर्ड होता है, 2nd लॉर्ड होता है।
सेवंथ लॉर्ड के बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है, सेकंड लॉर्ड के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है, उन्हें बुलाकर हम मार्ग पर ही घूमते रहते हैं। तो दैट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नॉलेज, उस नॉलेज को एक्चुअल में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है। तो जब भी एफ्लिक्टेड होता है मरकरी, वीक होता है, तो वीक में हम इसको रेट्रोग्रेड भी मानकर चलेंगे एजुकेशन में। जिसकी भी कुंडली के अंदर यदि मरकरी वीक है या जिसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड है, तो एक तो उसकी स्पीच में प्रॉब्लम होगी, लड़खड़ाहट हो सकती है, हकला सकता है जिसे हकलाना बोलते हैं, या कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, फ्लुएंसी नहीं होगी उसकी भाषा के अंदर, जिसका मरकरी रेट्रोग्रेड है। वर्ड्स को रिपीट करने की आदत होगी। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलिफिक प्लेनेट, अब कौन से मेलिफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में हो? सैटर्न, राहु एंड केतु। सन उसके साथ बैठा हो तो उसको मत ले लेना, सन के साथ ये राजयोग बना देता है, आपको सबको पता है मरकरी। मगर सैटर्न, राहु और केतु हो तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शंस, कंफ्यूजन और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो मरकरी आपकी कुंडली में पीड़ित है, जब भी आप एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, ब्रेक इन एजुकेशन का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर आता है मेलिफिक प्लेनेट कॉजिंग डिस्टरप्शंस। कौन कौन से मेलिफिक प्लेनेट हैं जो कि एजुकेशन में डिस्टरप्शंस कॉज करते हैं? राहु, known as the planet of distractions. Rahu can cause sudden disruptions and loss of focus. If Rahu influences the fourth or fifth house, it may lead to irregularities in education or break due to distractions, addictions or unconventional thinking. Addiction भी क्रिएट करता है राहु, अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है उन लोगों की। आपने देखा होगा राहु जहां पे भी आता है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग आप पुट कर दीजिए। 1/7 एक्सिस पर जब होता है तो हम कहते हैं कि इसकी इंटरकास्ट मैरिज होगी या इंटर रिलीजन मैरिज होगी। व्हाट इज इंटरकास्ट मैरिज? इंटरकास्ट मैरिज इज नथिंग, इट इज ए अनकन्वेंशनल थिंकिंग ओनली, कि वो पर्सन कन्वेंशनली जो काम होते हैं उस पर बिलीव नहीं करता, भगवान में भी कम बिलीव करेगा, वो सोचेगा क्या होता है भगवान, कुछ नहीं होता, या बिलीव करेगा तो वो और डिफरेंट वे में बिलीव करेगा और लोगों से। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी उसकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग होगी। अनकन्वेंशनल थिंकिंग का मतलब मैं बता देता हूँ कि आजकल इंजीनियरिंग या एआई का जमाना है, वो सोचेगा मैं हिस्ट्री कर लेता हूँ। अनकन्वेंशनल थिंकिंग होगी कि बाकी लोग हिस्ट्री नहीं कर रहे, आज वो हिस्ट्री कर रहा है, फिर वो हिस्ट्री करेगा, इसके बाद वो देखेगा कि भाई ये तो इसमें तो कुछ बना ही नहीं मेरा, तो ब्रेक हो गई उसकी एजुकेशन और वो फिर कुछ और डायरेक्शन ढूंढेगा। केतु इज एसोसिएटेड विद डिटैचमेंट एंड ऑब्स्टेकल्स, हर जगह पे एप्लीकेबल है, इट इज नॉट फॉर एजुकेशन ओनली। इफ केतु एफ्लिक्ट द फोर्थ और फिफ्थ हाउस, इट कैन क्रिएट डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग एजुकेशन, लीडिंग टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्सटर्नल हर्डल्स। जनरली केतु जब भी चौथे और पांचवें भाव को इन्फ्लुएंस करता है तो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा एजुकेशन के अंदर। चौथे भाव में है तो उसका 10 तक भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई के अंदर, और पांचवें भाव में यदि केतु है तो वो उसका आफ्टर 10 12th उसकी एजुकेशन में उसका मन नहीं लगेगा, और वो उसकी जो डिटैच रहेगा वो एजुकेशन से। एग्जाम भी देगा तो एग्जाम में पढ़ेगा। इस तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं, बुक ला के फेंक दी और घर वाले बोलते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो जिनमें घर वाले जो नारा लगाते हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटी, पढ़ ले बेटा, इट मीन्स केतु का उसमें कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। सैटर्न है आपका, इट रिप्रेजेंट डिले इन हार्ड वर्क, डिलेज एंड हार्ड वर्क। तो सैटर्न को हर केस में ही हम डिलेज और हार्ड वर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। 7th हाउस पर जब भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है तो ज्यादातर लोग उसकी डिलेड मैरिज बता देते हैं। तो सैटर्न जहां पर भी जिस भी भाव पर इन्फ्लुएंस डालता है उस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में डिले करता है, और सैटर्न एक्चुअली हार्ड वर्क का भी कारक है तो उससे रिलेटेड हार्ड वर्क को भी वो करता है। तो सैटर्न एक्चुअली किस तरीके से करेगा, देखिए सैटर्न 5वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, वो आपको टेक्निकल एजुकेशन में सक्सेस दिलवाएगा। मगर सैटर्न के साथ ये परेशानी है, आपका एक आध साल ड्रॉप करवा देगा, डिले कर देगा आपको। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, और आज के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, 12th के बाद बच्चे 1 साल ड्रॉप करते हैं, कोई कोचिंग करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल ड्रॉप करते हैं, तो सैटर्न का असर है, तो वो आपका डिले भी करेगा और बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिल जाती है। तो यहाँ पे सैटर्न रिप्रेजेंट डिले एंड हार्ड वर्क। इफ सैटर्न एस्पेक्ट और ऑक्यूपाई द 4th और 5th हाउस, इट मे कॉज डिले, ए नीड टू रिपीट एकेडमिक ईयर्स और ब्रेक इन एजुकेशन ड्यू टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल बर्डन्स। इस वजह से भी ब्रेक इन एजुकेशन आ सकती है कि आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके पास, रेस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ऐसा हो गया कि आपका कोई जॉब लग गया छोटा मोटा,
फैमिली आपका उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आप सोचोगे, आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि अब जॉब कर लो, बाद में पढ़ लेना, थोड़े बहुत तुम कमा लो, अर्न कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो। जैसे एमएस वगैरह करने जाते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं इंजीनियरिंग, इसके बाद 2-3 साल वो जॉब करते हैं, इसके बाद एमएस करने जाते हैं, तो ब्रेक इन एजुकेशन तो हो गया। या एमबीए करते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं आजकल, वो इंजीनियरिंग करके या कुछ भी करके जॉब करते हैं, इसके बाद फिर वो तैयारी करके आगे करते हैं, तो वो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से भी यहाँ पर ब्रेक इन एजुकेशन हो सकता है। फर्दर आता है मार्स। तो मार्स इज एग्रेसिव, इट्स एग्रेसिव एनर्जी कैन कॉज रेस्टलेसनेस एंड लैक ऑफ पेशेंस। ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी होती है। इट्स नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन रिलेटेड हाउसेस कैन लेड टू इम्पल्सिव डिसीजंस। मार्स क्या करता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेवाता है आपको। इम्पल्सिव डिसीजंस क्या है, जल्दी जल्दी में हम निर्णय ले लेते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते, ये हमें नहीं करना चाहिए, कहीं से भी जल्दबाजी में एडमिशन ले लिया, 4 लोगों ने कहा कि हम एडमिशन ले रहे हैं, आपको चाहे आपके अंदर कैपेबिलिटी है नहीं है, आपने वहां जाकर एडमिशन ले लिया, तो ये मार्स का रोल है। फर्दर आता है आपका ब्रेक इन एजुकेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दशा एंड अंतरदशा का। बगैर इसके कुछ भी नहीं होता दुनिया में। प्लेनेटरी पीरियड, जो आपकी दशा और अंतरदशा चल रही है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, देखिए अनफेवरेबल दशा जो होती है वो यदि आ जाए आपकी अप्रोप्रिएट टाइम पर, मतलब फेवरेबल आ जाएगी तो आपकी जिंदगी बदल देगी उस समय पर। और यदि आपके एजुकेशन के टाइम पर अनफेवरेबल दशा हो जाए, जो आपकी अच्छी दशा नहीं है, अच्छे हाउसेस के लॉर्ड की दशा नहीं है, ये क्या करेगा, देखिए दशा मेजर पीरियड एंड अंतरदशा सब पीरियड ऑफ मेलिफिक प्लैनेट्स स्पेशली दोज एसोसिएटेड विद द 4th, 5th और 9th हाउसेस कैन लेड टू ब्रेक इन एजुकेशन। For example, the dasha of Rahu Ketu or weak Mercury can create distractions, obstacles और डिले इन एजुकेशन। तो वही सेंटेंस है, राहु केतु यदि मेलिफिक है, उनकी दशा आ गई उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, बृहद पारसर होरा शास्त्र का सूत्र है। जिस नेटिव का राहु खराब प्लेस्ड हो कुंडली में और उसकी दशा 6, 7, 8 साल से लेकर 18 साल तक चले, तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन होती ही नहीं है, मतलब उसकी एजुकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से यदि केतु की भी दशा आ जाती है उसी समय पर, उसका प्लेसमेंट खराब होना चाहिए मगर कुंडली में। और मरकरी की भी दशा यदि वीक है मरकरी कुंडली के अंदर, तो मरकरी की तो 19 ईयर तक दशा चलती है, वो कमजोर स्थिति में है, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। पढ़ाई थोड़ी बहुत तो आज की डेट में सभी लोग कर ही लेते हैं। फर्दर रोल आता है आपका चेंजिंग दशास का। तो समटाइम्स क्या होता है, आपका एजुकेशन ठीक ठाक चल रही है, आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चे 12th तक काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर उसके बाद वो ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पाते और उनका पूरा एजुकेशन कैरियर खराब हो जाता है। अपोजिट भी हो जाता है कि वो 10th 12th तक बहुत अच्छे नहीं होते, मगर वो फिर उनका एकदम से देखते हो कि उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई दशा वहां पर चेंज तो नहीं हुई है। जब दशा चेंज होती है तो वो भी इसके अंदर एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकती है और एजुकेशन में आपको आगे भी बढ़ा सकती है, तो दोनों ही चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल ट्रांजिट के बेस पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जनरल जो ट्रांजिट लगाना है वो तो ट्रांजिट लगाना ही है, मगर जब आप एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, केवल मैं एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप इन ट्रांजिट पर ध्यान रखें जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सैटर्न के ट्रांजिट को आप देखें। सैटर्न ट्रांजिट ओवर 4th हाउस और इट्स लॉर्ड, जब भी 4th हाउस या उसके लॉर्ड पर सैटर्न ट्रांजिट करेगा, उस टाइम पर आपका बच्चा या जो भी स्टूडेंट है वो यदि मैट्रिक तक एजुकेशन कर रहा है तो वो वहां पर दिक्कतें पैदा करेगा, वो ऑब्स्टेकल्स पैदा कर सकता है, किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या किसी भी वजह से उसकी एजुकेशन में कोई भी दिक्कत आ सकती है और आपने उसको बचाना है, सैटर्न ट्रांजिट करना है, तो आपको उसे वो करना है कि वो यदि हार्ड वर्क करेगा, डिसिप्लिन रहेगा और पेशेंस के साथ काम करेगा तो वो ब्रेक से बच सकता है। तो आपको सबसे पहला ये नियम देखना है कि जो भी स्टूडेंट 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं उनकी कुंडली आपके पास आती है। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनमें 10th तक के बच्चों की कुंडली आती है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, आवारा हो गया है, कहना नहीं मानता है, कहीं ट्यूशन लगा रखा है वहाँ नहीं जाता है। आप देखिए क्या उसके 4th हाउस पर या 4th लॉर्ड पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो रखा है क्या ट्रांजिट में। जब सैटर्न का इन्फ्लुएंस ट्रांजिट में होता है तो वो आप उसको ब्रेक इन एजुकेशन दे सकता है। पर्सन को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा, तभी उसको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से राहु और केतु का ट्रांजिट हो जाए यदि
फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस पर, जिस भी हाउस पर है उस हाउस से रिलेटेड जब भी एजुकेशन चल रही होगी तो उसमें वो उसको डाइवर्ट कर देगा। केतु तो इंटरेस्ट खत्म कर देगा और राहु उसको बरगलाएगा, एक्चुअली एक इल्यूजन क्रिएट करेगा उसके अंदर कि ऐसा करूं वैसा करूं, और वो आपके कन्वेंशनल वे में नहीं चलेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा इस तरीके का, और उस वजह से उसकी एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। नेक्स्ट ट्रांजिट जो हमें देखना है मरकरी का। जब ये मरकरी वीक और रेट्रोग्रेड है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में वो कमजोर है, तो मरकरी का जो ट्रांजिट है वो भी यदि फोर्थ, फिफ्थ या नाइन्थ भाव पर चल रहा है तभी भी वो आपको डाइवर्ट कर सकता है, आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स को खराब कर सकता है, आपके अंदर वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको मेमोरी लॉस भी हो सकता है फॉर ए टाइम बीइंग, कि आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ें याद नहीं रहती, पहले तो बहुत अच्छे से याद रहती थी मगर अभी याद रहना कम होगी। इस तरीके के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाइन्थ हाउस को देखते हैं फॉर हायर एजुकेशन, तो वही कॉम्बिनेशन जो मैं अभी तक डिस्कस करता आ रहा हूं वही हायर एजुकेशन के केस में अब नाइन्थ हाउस में देखेंगे। यदि आपका नवा भाव पीड़ित है, नवा भाव रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो वो भी आपका नाइन्थ हाउस है, हायर एजुकेशन भी नाइन्थ हाउस है, स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑल्सो नाइन्थ हाउस। Any affliction to this house or its lord can cause obstacles in pursuing higher education और एडवांस स्टडी। नाइन्थ लॉर्ड को आप देख लीजिएगा, जब भी कोई एमएस या एमडी वगैरह करने की बात कर रहा हो तो आप देखिएगा कि नाइन्थ हाउस की कैसी स्थिति है, नाइन्थ लॉर्ड की कैसी स्थिति है। तो नाइन्थ हाउस इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। इफ मेलिफिक प्लैनेट्स लाइक राहु केतु और सैटर्न इन्फ्लुएंस द नाइन्थ हाउस, यहाँ पर देखिए मैं हर जगह राहु केतु सैटर्न को मेनली लेकर चल रहा हूँ, बाकी मेलिफिक को उतना नहीं लेकर चल रहा हूँ। द नेटिव में फेस डिले, ब्रेक्स और चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, इन तीनों का असर नवे भाव पर है। मैंने मार्स को इंक्लूड नहीं किया है, सन को इंक्लूड नहीं किया है, मेनली मैंने राहु केतु और सैटर्न को इंक्लूड किया है। सैटर्न को इसलिए इंक्लूड किया है कि सैटर्न एक्चुअली क्या करता है कि उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड डिले क्रिएट करेगा। आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी यदि आपका सैटर्न उस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। रिजल्ट तो वो दिलवा देगा, केतु इंटरेस्ट ही खत्म कर देगा। आपने तैयारी करनी है मगर आप पूरी तरीके से फोकस होकर तैयारी नहीं करोगे, और राहु आपको डाइवर्ट करके रखेगा, ये कर लूं नहीं वो कर लूं, इस तरीके से ये इनका रोल प्ले करते हैं। अब आता है ये इन्हीं सबको मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर जो मैंने लास्ट में 4-5 लाइन लिखी हुई है इसको आप ध्यान रख सकते हो। की कॉम्बिनेशंस इंडिकेटिंग ब्रेक इन एजुकेशन। फर्स्ट वन है आपका एफ्लिक्शन टू फोर्थ और फिफ्थ हाउस और देयर लॉर्ड्स बाय मेलिफिक प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। ये यदि फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और देयर लॉर्ड को एफ्लिक्ट कर दें, वीक मरकरी और मरकरी अंडर मेलिफिक इन्फ्लुएंस कॉजिंग कंफ्यूजन, लैक ऑफ फोकस और पुअर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू स्टडीज। तो वीक है मरकरी, अब वीक मरकरी में अब रेट्रोग्रेड को भी मानकर चलें तो वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब भी रेट्रोग्रेड मरकरी होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, राहु केतु एक्सिस अफेक्टिंग द फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। जिस भी हाउस को अफेक्ट करेगा उस हाउस से रिलेटेड आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस। बाहर की चीजों की वजह से आपका ब्रेक इन एजुकेशन हो जाएगा। जब भी राहु केतु एक्सिस यदि फोर्थ हाउस पर है, बहुत की कुंडलियों में राहु चौथे भाव में है और केतु 10वें भाव में है, राहु आपका केतु फोर्थ हाउस में है, राहु 10वें भाव में है, तो वो भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। सैटर्न्स इन्वॉल्वमेंट इन द फोर्थ और फिफ्थ हाउस कॉजिंग डिले, ऑब्स्टेकल और रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंटरप्ट एजुकेशन। अनफेवरेबल दशा ऑफ लाइक मेलिफिक की आप दशा मान लीजिए, यहाँ पर सैटर्न, राहु, केतु लिखा हुआ है मगर वो आपकी मेलिफिक फंक्शनल मेलिफिक भी है, तो वो आपका सेटबैक देंगे एजुकेशन के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा रेमेडीज भी यहाँ पर ली हुई है इसके अंदर, रेमेडीज टू ओवरकम ब्रेक इन एजुकेशन। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि हमारे पास क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी लोग रेमेडीज जरूर पूछते हैं। तो जो रेमेडीज में मैं जिसमें बिलीव करता हूँ या जो मैंने पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया हुआ है रेमेडीज में, तो मंत्रा बेस्ड रेमेडीज में मेरा बिलीव है, तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड हम कोर्स कर रहे हैं। तो मैं आपको रेमेडीज या एजुकेशन की भी बता रहा हूँ, आगे जब प्रोफेशन आएगा तो मैं प्रोफेशन की भी रेमेडीज बताऊंगा। अब एजुकेशन की रेमेडीज का मैं आपको पहला पार्ट ये बता देता हूँ।
कि जो स्टूडेंट हैं वो रेमेडीज नहीं करते, बिलीव नहीं करते। अब बिलीव नहीं करते तो मंत्र बेस्ड रेमेडीज का मैं आपको बेसिक सूत्र यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे मेरी एक रेमेडी सीरीज भी उस पर यूट्यूब पर चल रही है अभी, हालांकि उसके मैंने वीडियोस पूरे अपलोड नहीं किए हैं, धीरे धीरे मैं करूंगा। तो आप लोग यदि एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उन्हें देख सकते हैं। तो ईमानदार एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो मैं जो रेमेडीज बता रहा हूँ उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप टोने टोटकों में बिलीव करते हैं तो बात अलग है, मगर आप उसमें बिलीव नहीं करते और एक्चुअल रेमेडीज की बात कर रहे हो तो मैं आपको वो सारी बताऊंगा। यहाँ पर ये एजुकेशन से रिलेटेड रेमेडीज हैं। इफ ब्रेक इन एजुकेशन आर इंडिकेटेड इन योर बर्थ चार्ट, किसी की कुंडली में दिखाई दे रहा है, सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कैन हेल्प मिटिगेट दीज इफेक्ट्स। फर्स्ट वन, वर्शिप लॉर्ड गणेश को आप वर्शिप करें। तो लॉर्ड गणेश इज नॉन एज रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, सभी तरह की, उसको विघ्नहर्ता बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो विघ्न किसी भी तरीके के हो उसको दूर करने के लिए लॉर्ड गणेश की रेमेडी कर सकते हो। रेगुलर प्रेयर ऑन रेसाइटेशन ऑफ ओम गण गणपते नमः आप कर लीजिए। अब यह है कि आपका बच्चा तो करेगा नहीं, जिसकी एजुकेशन है, तो आप खुद करने लग जाते हैं, पेरेंट्स खुद नहीं करेंगे, आप उसको चाहे म्यूजिक के थ्रू या बजा दीजिए, वो उसके कानों में कम से कम पड़ जाए, घर के अंदर आदत डाल दीजिए कि कम से कम 108 बार ओम गण गणपते नमः का मंत्र आपके घर के अंदर बज जाए, और उसको भी उसमें से 10, 5, 2, 4, 10, 20 बार उसके कानों में पड़ जाए। यदि मान जाता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मानता है उस केस में चैंटिंग द मंत्राज ऑफ मरकरी। अब मरकरी यदि आपका अफ्लिक्टेड है, क्योंकि इसके मेन मरकरी है आपका, मरकरी का भी लॉर्ड वैसे गणेश ही है, बता देता हूं मैं, इसलिए ओम गण गणपते नमः कर लेते हो तो मरकरी का भी हो जाता है। तो मरकरी के केस में आप ओम बूम बुधाय नमः कर सकते हो। ओम बूम बुधाय नमः, ये इस मंत्र को आप जाप कर सकते हो, रेगुलरली जाप कर सकते हो। इससे आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी होगी। आप भी यदि कंफ्यूज हैं किसी चीज के लिए तो ओम बूम बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हो। तो मरकरी से रिलेटेड आपका ये मंत्र है। राहु केतु के लिए भी रेमेडीज हैं। यदि आपके राहु केतु पीड़ित आपको लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया, राहु केतु एक्सिस 4 और 10वें में, राहु केतु एक्सिस 5वें और 11वें में, राहु केतु एक्सिस आपका 9th और 3rd के बीच में बन रहा है, तब आप राहु से रिलेटेड और केतु से रिलेटेड मंत्र कर सकते हो। और इनका मंत्रों को, ये सारे एक्चुअली वैष्णव मंत्र हैं, सात्विक मंत्र हैं, जो गृहस्थ लोगों को करने चाहिए। 2 तरीके के मंत्र होते हैं, एक गृहस्थ मंत्र होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं। ये गृहस्थ मंत्र हैं, इन्हें याद करना बड़ा आसान होता है। राहु के मंत्र में ओम राहु राहुवे नमः कर लीजिए आप। ये प्रिंट में मिस्टेक होगी है, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा। ओम राहु राहु ओम राहु राहुवे नमः, इतना करेंगे। केतु के लिए ओम केम केतवे नमः, मतलब के पहले जो 2 वर्ड है उन्हें बोलिए ओम केम केतवे नमः। इसके बाद ऑफरिंग प्रेयर टू सरस्वती, गॉडेस सरस्वती हम मान के चलते ही है हिंदू रिलीजन के अंदर, उसे हम इसकी शिक्षा विद्या की देवी मानते हैं, वो इसकी डीटी है। तो उनकी आप प्रेयर कर सकते हो सरस्वती मंत्र के बेस पर, या सरस्वती चालीसा आप पढ़ सकते हो जब कभी मन लगता है तो वो कर सकते हो। वियरिंग जैम स्टोन, तो जैम स्टोन यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ, जैम स्टोन आपने सीखना हो तो मेरी जैम स्टोन की पूरी सीरीज आ रही है, वो आप देख सकते हो। रेगुलर फास्टिंग आप कर सकते हो वेडनेसडे को, यदि आपका सैटर्न एफ्लिक्टेड है तो सैटरडे को। इसमें आप फास्टिंग करोगे तो जो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव थॉट है वो आपके दिमाग से चले जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका मरकरी रेट्रोगेट है, मरकरी पीड़ित है, मरकरी यदि 6-8 12 में जाकर बैठ गया आपकी कुंडली में, नीच का हो रखा है, तो आप वेडनेसडे को फास्ट कर सकते हो, मंत्र मरकरी के मंत्र कर सकते हो। यहाँ पर डोनेशंस की मैंने बात की है। जनरली मैं डोनेशंस को ना तो प्रमोट करता हूं ना मैं एडवाइस करता हूं, मगर यहां पे मैंने डोनेशन की जो बात की है वो एजुकेशनल मटेरियल की बात की है। बुक्स वगैरह दे सकते हो, आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने ऐसे स्टूडेंट को आप हेल्प कर दीजिए जो आपको जानते हो कि भाई उसको कोई 1-2 बुक वगैरह आप दान कर देते हैं, वो बहुत काम आती है। और बुक वगैरह अपने बच्चों से यदि दान भी नहीं करवा रहे हो तो आपकी जो उनकी प्रीवियस ईयर्स की बुक्स हैं उन्हें तो आप दे ही सकते हो किसी नीडी लोगों को, बजाय रद्दी में बेचने के। राइट टाइम पर यदि आप दे देते हो तो उससे भी आपका इस तरीके की चीजें खत्म हो जाएंगी। अब एजुकेशन से रिलेटेड मैं एक कुंडली यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ब्रेक इन एजुकेशन का जो कंसेप्ट है। डाउट्स मैं थोड़ा बाद में ही लूंगा क्योंकि फिर वो डाउट्स में ही सारी क्लास निकल जाती है।